By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा चैप्टर को। तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पार्ट का हम लोग सारांश मतलब की समरी देखने वाले हैं। तो बिचेंद्री पाल से ये कहानी शुरू होती है। अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफ़र की बात करते हुए वो कहती हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू के लिए चल पड़े थे। उस दल से पहले ही एक मजबूत दल मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप पहले ही वहाँ पर एवरेस्ट पर पहुँच चुका था। अब वो लोग पहले पहुँचकर क्या कर रहे थे, वो बिचेंद्री पाल वाले दल के लिए जो बेस कैंप है वहाँ पहुँचने से पहले बर्फ़ के गिरने के कारण बने कठिन रास्ते को साफ कर सकें, और वो साफ कर रहे थे जिससे कि बिचेंद्री पाल वाला जो ग्रुप है जो थोड़ा वीक था उनसे वो आसानी से एवरेस्ट की चढ़ाई कर पाए। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि नमचे बाज़ार के अंदर जो शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो शेरपा होते हैं, शेरपा कौन होते हैं, एक तरीके से पहाड़ों के ऊपर जो चढ़ने में हेल्प करते हैं, एवरेस्ट के ऊपर जो चढ़ने में जनरली हेल्प करते हैं वो शेरपा लोग ही करते हैं। जस्ट लाइक आप कुली समझ लीजिए उन्हें। यहीं से बिचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था। तो ये एक जगह है जहाँ का उन्होंने नाम लिया था शेरपा लैंड, और यहाँ से उन्होंने क्या करा था, यहाँ से उन्होंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि लोगों के द्वारा बिचेंद्री पाल को बताया गया कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर तूफान का सामना करना पड़ता है, विशेषकर जब मौसम खराब होता है। जब उनका दल 26 मार्च को पेरिज पहुंचा तो उन्हें हमें बर्फ़ के खिसकने के कारण हुए शेरपा कुली की मृत्यु का दुख भरा समाचार मिला। तो जब ये लोग 26 मार्च को पेरिज पहुँचे तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें एक न्यूज़ मिलती है कि जो एक शेरपा है उसकी मौत हो गई है। तो अगर आप सोचो किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ने जा रहे हो और आपको एक न्यूज़ मिले कि बर्फ़ खिसकने की वजह से वहाँ पर एक शेरपा मर चुका है। शेरपा ऑलमोस्ट एक्सपर्ट होते हैं इन पहाड़ों पे चढ़ने में, तो अगर एक एक्सपर्ट की डेथ हो सकती है तो ये सुनकर तो सभी घबरा ही जाएंगे। तो 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण बिचेंद्री पाल के जो दल के लोग थे, जितने भी सदस्य थे, उनके चेहरों पर उदासी सी छा गई। ये देखकर दल के नेता जो कर्नल खुल्लर थे, उन्होंने सभी सदस्यों को साफ साफ कह दिया कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। एवरेस्ट पे वैसे भी चढ़ाई करना आसान काम नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट चढ़ाई है। वहाँ पर जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि अब ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा उनको क्या हुई, घबराहट हुई। ऑब्वियसली सभी घबरा जाएंगे। उपनेता जो थे प्रेमचंद जी, वो पहले वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे। वे भी 26 मार्च को पेरिज लौट आए। तो वो पेरिज लौट आए थे। उन्होंने एक जगह का नाम लिया जिसका नाम था खुम्बू हिम्पा। तो उन्होंने बताया कि खुम्बू हिम्पा के पास में ही स्थित बताया उन्होंने। और बिचेंद्री पाल और उनके साथियों को ये भी बताया उन्होंने कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा जो जितनी भी झंडियाँ थी उन्हें रास्ते के अंदर लगा दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया है रास्ते को, जिससे तुम्हें रास्ता ढूंढने में आसानी हो। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने बिचेंद्री पाल और उनके साथियों का ध्यान इस पर भी दिलाया कि जो ग्लेशियर है वो बर्फ़ की नदी है। जो ग्लेशियर होता है वो जनरली क्या होते हैं, बर्फ़ वाली नदी जो जम चुकी होती है। तो बर्फ़ का गिरना अभी भी जारी है, मतलब बर्फ़ गिरना नहीं रुकेगी। अभी तक के किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं और उन लोगों को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले उन्हें और उनके साथियों को एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु के सही न होने के कारण रसोइया जो था, रसोई का एक सहायक था, उसकी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से अब बिचेंद्री पाल और उनके साथी क्या हो गए थे, थोड़े से चिंतित हो गए थे और घबरा भी गए थे।
बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन बिचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा और इन्हें देखकर वो बहुत हैरान हो गईं और वहीं पर हैरान होकर खड़ी रह गईं। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि दूसरे दिन नए आने वाले अपने ज़्यादातर सामान को वे हिमपात के आधे रास्ते तक ले गई। तो यहाँ पर क्या था, उन्हें अपना सामान भी शिफ्ट करना था, सामान भी ले जाना था। वहाँ पर डॉक्टर मीनू मेहता मिलती हैं सबको और मीनू मेहता ने बिचेंद्री पाल और उनके साथियों को सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सिखाया कि किस तरीके से जो एल्यूमिनियम की सीढ़ियाँ हैं उनसे अस्थाई पुल को बनाना है, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करके बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना है और उनके पहले दल के तकनीकी कार्यों के बारे में उन्होंने विस्तार से सारी जानकारी दे दी। मतलब सारी उनको चीज़ें समझाई कि किस तरीके से सारी चीज़ें करनी हैं। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि उनका तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 मतलब कैंप 1 था, वहाँ तक उन्हें जाना था और सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित किया गया था कि उन्हें ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीता गोम्बू जो थी और वो बिचेंद्री पाल दोनों साथ साथ चढ़ रहे थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी आपको पता ही है कि बात करने के लिए यूज़ होता है, जैसे फ़ोन यूज़ होता है ना, इसी तरीके का वॉकी टॉकी होता है, ठीक है, जिससे वो अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रही थी। तो वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो वॉकी टॉकी के थ्रू बेस कैंप पर दे रही थी। बेस कैंप पे कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब रीता गोम्बू और जो बिचेंद्री पाल थी उन्होंने अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल वे दोनों ही पहली महिलाएं थी। जब अप्रैल में बिचेंद्री पाल कैंप बेस में थी, तेंजंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ उनके पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि जब उनकी बारी आई, मतलब सब लोग एक एक करके बात कर रहे थे, सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, सब लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे। तो अब बिचेंद्री पाल की जब टर्न आती है तो वो कहती हैं कि उन्होंने अपना परिचय ये कहकर दिया कि वो इस चढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं है और वो सीख रही हैं कि कैसे चढ़े जाते हैं पर्वत, और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। तेंजंग हंसे और बिचेंद्री पाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया उन्होंने कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ बिचेंद्री पाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि बिचेंद्री पाल, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो पहली बार ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि 15 से 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाई गई सुंदर रंगीली नायलॉन के जो तंबू थे, तंबू का जो तीसरा कैंप था उसके अंदर वो सो रही थी। वो गहरी नींद के अंदर सोई हुई थी कि लगभग 12:30 बजे उनके सर के पीछे कोई बहुत ही सख्त सी बड़ी सी चीज़ आकर टकरा गई और उनकी नींद खुल गई। उनकी नींद जैसे ही खुलती है उनको बड़ा सा धमाका सुनाई देता है। एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। बहुत बड़ा सा एक बर्फ का टुकड़ा उनके कैंप के ऊपर आकर गिर गया था और उसका एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन गया था, जो लोपोसंग अपनी स्विस छुरी की मदद से बिचेंद्री पाल और उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। उन्होंने बिचेंद्री पाल के चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ की खुदाई की और बिचेंद्री पाल को उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से बिचेंद्री पाल को निकाला, क्योंकि वो बर्फ से पूरा ऊपर से ढक चुकी थी। बहुत मुश्किल से निकाला, ये समझ लो कि कब्र ही बन गई थी उनकी
बर्फ़ की। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि अगली सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई के 8 बजे के लगभग तक सभी कैंप 2 पर पहुंच गए, मतलब कैंप जो 2 था उस पर पहुंच गए थे। बिचेंद्री पाल और उनके दल के नेता कर्नल कुल्लर ने पिछली रात को हुए हादसे को उनके शब्दों में कुछ इस तरीके से बताया कि इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक अत्यंत साहस से भरा कार्य था। मतलब ये जो काम करा था, लोगों को रेस्क्यू करा था, बचाया था, ये बहुत बड़ा साहस से भरा हुआ कार्य था। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि सभी 9 पुरुष सदस्यों को जिन्हें चोट आई थी और जिनकी हड्डियां टूट गई थी उन्हें बेस कैंप में भेजना पड़ा। उनको बेस कैंप पे भेजना पड़ा, बेचारों को अपनी मतलब वापस जाना पड़ा इतना ऊपर आके। तभी कर्नल कुल्लर बिचेंद्री पाल की तरफ मुड़कर उन्हें कहते हैं, क्या डरी हुई हो तुम? और इस चीज़ का उत्तर बिचेंद्री पाल हाँ में देती हैं। कर्नल कुल्लर फिर से उनसे एक सवाल पूछते हैं, वापस तो नहीं जाना तुम्हें? इस बात पर बिचेंद्री पाल उन्हें मना कर देती हैं और वो बोलती हैं कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि दोपहर बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। उन्होंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। बिचेंद्री पाल को जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उन्हें बिचेंद्री पाल के द्वारा लाई गई चाय वगैरह पी, लेकिन बिचेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की। उन्होंने बोला कि नहीं, आगे मत जाओ तुम, मगर बिचेंद्री पाल को की से भी मिलना था, तो उन्हें की से मिलना था, इस वजह से वो आगे जाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर उन्हें क्या देखने को मिला कि की देखने को मिला और की बिचेंद्री पाल को देखकर चौंक गया और उसने बिचेंद्री पाल से कहा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। बिचेंद्री पाल ने भी उसे बहुत अच्छे से कहा कि वो औरों की तरह एक पर्वतरोही है, मतलब वो पर्वत चढ़ने वाली हैं, तो वो डरती नहीं है ऊपर नीचे आने से या पर्वतों की इन सब छोटी मोटी चीज़ों से, इसलिए वह उस दल में आई हुई हैं। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कठोर जगह है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि अगले दिन वह सुबह 4 बजे उठी। उन्होंने बर्फ़ को पिघलाया और उससे चाय बनाई, कुछ बिस्किट खाए, साथ ही में कुछ चॉकलेट भी रखी थी, वो भी खाई। अब चॉकलेट सुन के सबके मुंह में पानी आ गया होगा, तो पर्वतों के ऊपर चॉकलेट बड़ी मुश्किल से खानी पड़ती है, तो उन्होंने हल्का उसका नाश्ता करा। उसके बाद वो लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि सुबह 6:20 पर जब जी और वो साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ा आया था, मतलब सूरज वगैरह दिखने लगा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। बिचेंद्री पाल और उनके साथियों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बिचेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बिचेंद्री पाल कहती हैं, जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं, ऐसा लगता था मानो शीशे की चादर बिछी हो। उन सभी को बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ ही गया, तो उन्होंने क्या करा, बर्फ काटने का फावड़ा इस्तेमाल करा। उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि वो जमी हुई बर्फ जो धरती के अंदर जमी हुई थी उसके अंदर अच्छे से अपना जो फावड़ा था उसे फंसा सके। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि उन्हें उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाना पड़ा। अगर जरा सी भी गलती हो गई तो मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि 2 घंटे से भी कम समय में ही वह
सभी शिखर कैंप पर पहुंच गए। तो जो एक बिल्कुल पीक वाला कैंप होता है वो उस पे पहुंच गए। तो अंग्रेजी ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें कहा कि पहले वाले जो उनका दल था वो शिखर कैंप पर पहुंचने में उन्होंने 4 घंटे लगाए थे, और यदि अब उनका दल इस गति से चलता रहा तो वो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाहाटू ने ध्यान दिया कि बिचेंद्री पाल इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की उपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। तो क्या था कि जो बिचेंद्री पाल थी वो थोड़ी कम ऑक्सीजन यूज़ कर रही थी। तो बिचेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे ही उनके जो बिचेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन जो थी उसकी पूर्ति बढ़ाई गई, जैसे उन्होंने इंक्रीज़ करी ऑक्सीजन, वैसे ही बिचेंद्री पाल को ऐसा महसूस हुआ जो सीधी कठिन चढ़ाई थी वो भी अब उन्हें थोड़ी सी आसान लगने लगी। तो क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जब हम चढ़ाई करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। बिचेंद्री पाल और उनके साथियों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग्रेजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बिचेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बिचेंद्री पाल कहती हैं, जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं, ऐसा लगता था मानो शीशे की चादर बिछी हो। उन सभी को बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ ही गया। तो उन्होंने क्या करा, बर्फ काटने का फावड़ा इस्तेमाल करा। उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि वो जमी हुई बर्फ जो धरती के अंदर जमी हुई थी उसके अंदर अच्छे से अपना जो फावड़ा था उसे फंसा सके। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि उन्हें उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाना पड़ा। अगर जरा सी भी गलती हो गई तो मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि 2 घंटे से भी कम समय में ही वह सभी शिखर कैंप पर पहुंच गए। तो जो एक बिल्कुल पीक वाला कैंप होता है वो उस पे पहुंच गए। तो अंग्रेजी ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें कहा कि पहले वाले जो उनका दल था वो शिखर कैंप पर पहुंचने में उन्होंने 4 घंटे लगाए थे, और यदि अब उनका दल इस गति से चलता रहा तो वो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाहाटू ने ध्यान दिया कि बिचेंद्री पाल इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की उपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। तो क्या था कि जो बिचेंद्री पाल थी वो थोड़ी कम ऑक्सीजन यूज़ कर रही थी। तो बिचेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे ही उनके जो बिचेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन जो थी उसकी पूर्ति बढ़ाई गई, जैसे उन्होंने इंक्रीज़ करी ऑक्सीजन, वैसे ही बिचेंद्री पाल को ऐसा महसूस हुआ जो सीधी कठिन चढ़ाई थी वो भी अब उन्हें थोड़ी सी आसान लगने लगी। तो क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जब हम चढ़ाई करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरी बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, मतलब चारों तरफ बर्फ उड़ रही थी और कुछ भी दिखना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उनके बार बार देखने के बाद उन्हें ये नज़र आता है कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। इसका मतलब क्या कि वो एवरेस्ट के ऊपर पहुंच गई थी। ढलान एकदम सीधी नीचे चला गया है, तो नीचे की तरफ चली गई है अब ढलान, अब मतलब कि वो ऊपर पहुंच गई थी। ये देखकर बिचेंद्री पाल कहती हैं कि उनकी तो सांस मानो रुक ही गई। उन्हें विचार आया कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर लगभग 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बिचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थीं।
फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट? ये कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर है बिचेंद्री पाल। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि एवरेस्ट की चोटी की नोक पर इतनी जगह नहीं है कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके, इतनी कम जगह है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी चढ़ान को देखते हुए उन्हें सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना था? सुरक्षा का। तो उन्होंने फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से वहाँ पर खड़ा कर लिया और खड़ा करने के लिए अपने लिए जगह बना ली। खुशी के इस पल में बिचेंद्री पाल को अपने माता पिता का ध्यान आया। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे वह उठी उन्होंने अपने हाथ जोड़े और वह अपने बच्चू नेता अंदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंदोरजी जिन्होंने बिचेंद्री पाल को प्रोत्साहित करा था, मतलब उन्हें क्या करा था, उन्हें मोटिवेट करा था कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगी। और बिचेंद्री पाल ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने बिचेंद्री पाल को गले से लगाया और उनके कानों में फुसफुसाया कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। वह बहुत प्रसन्न हुई। कर्नल खुल्लर ने उनकी सफलता से बहुत प्रसन्नता दिखाई कि अरे वाह तुमने बहुत अच्छा करा। बिचेंद्री पाल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि बिचेंद्री पाल की इस अलग प्राप्ति के लिए बिचेंद्री पाल के माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। वे बोले कि देश को बिचेंद्री पाल पर गर्व है और अब वह एक ऐसे संसार में वापस जाएंगी जो उसके द्वारा अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमें पूरी स्टोरी सुनने को मिली बिचेंद्री पाल की एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।